हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विजय में स्वागत है। आज से हम सभी राष्ट्रीय आय योग्यता एवं आधारित छात्रवृत्ति योजना, जिसे हम NYS के नाम से भी जानते हैं, 2024-25 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम ऑनलाइन कक्षाएं यूट्यूब पर आरंभ कर रहे हैं। यह इस कक्षा का पहला वीडियो है जिसमें सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के प्राचीन इतिहास से कर रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, जिससे जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचती रहे। इसके लिए आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दें, जिससे किसी भी कक्षा का नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। अतः आइए अब कक्षा को शुरू करते हैं। पहला खंड है इतिहास। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना हम आज से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या है या इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास के बारे में कि बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है कि वो लोग उस समय किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, उनका मनोरंजन कैसा था, रहन सहन कैसा था। तो इसके लिए प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। अब कोई पूछे पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व क्या है? जो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिर एवं इमारत आदि का जो भी कुछ बचा है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत करते हैं और उसी को हम कहते हैं पुरातत्व। एवं इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जो व्यक्ति इनका अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि युवा समय, जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ऐसा समय जिस समय को जो मानव था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कोई लिखित सामग्री आज उपलब्ध नहीं है हमारे पास, उसे हम पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। मानव ऐसा कालखंड जिसमें मानव क्या करता था कि वह लिखना तो जान गया था, लेकिन आज के समय में हम लोग उसे पढ़ नहीं सके हैं, तो उस कालखंड को हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार जिस समय की लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है, मुद्रित मतलब जो छपी हुई सामग्री है उससे जो जानकारी मिलती है और हम उसे पढ़ भी सकें, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें 3 खंड है। कौन? पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अगर कोई पूछे पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कोई लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उस कालखंड को हम कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। लेकिन जब मानव लिखना तो जानता था, लेकिन आज हम उसे पढ़ नहीं सके, जो कुछ वो उसने लिख के छोड़ गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार वह समय जब आदमी जो मानव था वो लिखता भी था और आज के मानव उसकी लिखी हुई बातों को पढ़ भी सक ले रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। फिर हम बात करते हैं इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नो हिस्ट्री।
तो इसमें सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम अध्ययन करेंगे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुहरें हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिलेख क्या है। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख क्या है? पत्थर या कोई धातु पर अगर कोई कठोर सतह पर, जो उसकी कठोर सतह होती है पत्थर और धातु की, उस पर जो कुछ भी लिखा गया है उस पाठ सामग्री को हम किस नाम से जानते हैं? अभिलेख के नाम से। जैसे अशोक का शिल्प अभिलेख। फिर उसके बाद आता है सिक्के एवं मोहरें। सिक्के मोहरे क्या? प्राप्त मुद्रा से तत्कालीन शासक का नाम। जैसे जो मुद्रा मिली है उससे हम क्या जान सकते हैं कि तत्कालीन उस समय का शासक कौन था, उसका नाम क्या था, वो कितने, उसका समय क्या था, मुद्रा के आकार कैसा था, उसका प्रकार क्या था, उस समय की कला एवं धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। हड़प्पा जो काल की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया से भी मिली हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता है। जैसे एक स्थान की सामग्री किसी दूसरे स्थान पर मिले तो इससे क्या अनुमान लगाया सकता है कि यहाँ का व्यापार, हमारे यहाँ का व्यापार उसके यहाँ से होता रहा होगा। अगला है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में क्या है? ताड़पत्र है आपका, भोजपत्र है, ताम्रपत्र है, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टे पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हम लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे धार्मिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत, जातक कथा, जैन और बौद्ध साहित्य, और चौथा तुम्हारा है क्या? वेद। साहित्यिक स्रोत में हम इतनी ही चीज़ों का जैसे क्या करते हैं? धार्मिक साहित्य में रामायण महाभारत, जातक कथा, जैन एवं बौद्ध साहित्य है, और तुम्हारा वेद है। फिर अगला क्या है? रामायण के लेखक वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है रामायण के लेखक कौन है, तो कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। धर्मेत्तर साहित्य। अगला है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में धर्मों के अतिरिक्त, प्राचीन और मध्यकाल जो भारत है उसमें धर्मों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया जो साहित्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? धर्मेत्तर साहित्य। समझ गए होंगे धर्मेत्तर साहित्य क्या है? प्राचीन और मध्यकालीन भारत में धर्म के अतिरिक्त जो इसका धर्म रहा होगा उसके अलावा जो कुछ भी उसने लिखा है वो साहित्य कहलाता है धर्मेत्तर साहित्य। इसके अंतर्गत क्या आता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे राजतरंगड़ी है, राजतरंगड़ी के लेखक कौन हैं? कल्हड़ हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र से जानकारी क्या मिलती है? तो जो मौर्यकालीन समाज है उसकी राजनीति कैसे थी, सामाजिक स्थिति कैसे थी, आर्थिक स्थिति कैसे थी, धार्मिक स्थिति की कैसे थी, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। और जो कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगड़ी है उससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पूछा जाता है कि कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी देने वाला साहित्य कौन सा है? तो राजतरंगड़ी। या राजतरंगड़ी के लेखक कौन हैं? कल्हड़ हैं। फिर उसके बाद क्या है? विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्रियों जो अपने देश मतलब इस देश के अलावा दूसरे देश से जो यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया वो कहलाता है विदेशी यात्रियों द्वारा लिखा गया साहित्य या वृत्तांत। इसमें मुख्यतः हम क्या करते हैं? रोमन है, चीनी है, ग्रीक है और अरब, ये सब जो या विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में क्या क्या लिखे उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यात्रियों के लेखन साहित्यिक स्रोत में आते हैं। यात्रियों द्वारा जो लिखा गया, जो भी कुछ लिखा गया है
वो किस में आता है? साहित्यिक स्रोत में आता है। जिन्हें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास लेखन के विपरीत विदेशी यात्री गैर धार्मिक घटनाओं में रुचि रखते थे। मतलब भारतीय इतिहास लेखन के विपरीत जो भारतीय इतिहास जो लिखा गया है वो धर्म पर आधारित ज़्यादातर है, लेकिन जो भी विदेशी यात्री थे वो एक गैर धार्मिक घटनाओं में ज़्यादा रुचि रखते थे। नतीजन उनका लेखन उस समय के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालता था कि मतलब उस समय वहाँ की राजनीति कैसी है, समाज कैसा है, इन सब पर ज़्यादा प्रकाश डालता है। जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये यूनानी राजदूत था। से हमें क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कैसा था, कहाँ का था? तो यूनानी राजदूत था। और इसने क्या प्रकाश डाला है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य काल का समाज है उसके बारे में जानकारी देता है। और चीनी यात्री फिर उसके बाद फाहियान चीनी यात्री था। इसका यात्रा विवरण गुप्त काल एवं चीनी यात्री हुएनसांग या स्वानसांग का यात्रा विवरण हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। जो चीनी यात्री फाहियान आया था उसका यात्रा विवरण जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। और जो चीनी यात्री क्या है, हुएनसांग आया था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्री फाहियान का जो यात्रा विवरण है वो किस काल की घटना के बारे में बताता है? तो गुप्त काल की। और जो चीनी यात्री हुएनसांग का जो यात्रा विवरण है वो किसका शासनकाल बताता है? तो हर्षवर्धन का शासनकाल। और मेगास्थनीज किसका बताता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताता है, के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हम देख लेते हैं कुछ उस समय के जो भी चीज़ें मिली हैं उनका बारे में। जैसे ताड़पत्र है, वृक्ष के चौड़े पत्ते होते थे, उस पर लिखा जाता था। भोजपत्र क्या है? एक प्रकार वृक्ष की छाल, जैसे वृक्ष पेड़ पौधे की छाल दिखते हैं वो। ताम्रपत्र तांबे के टुकड़े। शिलालेख पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखा लेख है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उस पर क्या लिख दिया जाता था, उससे शिलालेख। स्तंभ लेख क्या है? पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। अब एडी और बीसी के बारे में जान लेते हैं। एडी क्या है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। और बीसी का है बिफोर क्राइस्ट। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हमें मुख्यतः ईस्वी का प्रयोग करते हैं। जैसे ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसके बाद की जितनी भी तिथि लिखी जाती है, 10 BC, 200 BC, 300 BC, ये सब ईस्वी में लिखा जाता है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो उसके पहले की घटना है उसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व। जैसे BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, मतलब। और ईसा मसीह कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। पूछा जा सकता है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं पाषाण काल में, स्टोन एज। पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण अर्थात पत्थर, और काल मतलब समय। तो अतः पाषाण काल का अर्थ है पत्थरों का समय, जिस समय पत्थरों पर ही लोग रहते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया। जब मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे पहले क्या किया? पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूछा जा सकता है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से?
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम पहला देखते हैं पुरापाषाण काल क्या है। इसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पुरापाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे रहता था, मतलब वो घर बना के नहीं रहता था, नदियों के किनारे रहता था। क्यों नदियों के किनारे रहता था? क्योंकि मनुष्य को क्या है, प्यास लगेगी, प्यास को मिटाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी कहाँ मिलेगा? नदी के किनारे या झील के पास मिलेगा। इससे इसे शिकार करने में आसानी होती थी, और जब पानी है तो क्या है, जानवर भी पानी पीने के लिए आएंगे, जिससे उन्हें शिकार करने में क्या होगी, आसानी होगी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का क्या करता था, शिकार करता था। कि मतलब पुरापाषाण काल में मानव शिकार किससे करता था? पत्थर के औजारों से। शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल और फल मानव का मुख्य भोजन था। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? मांस थे, कंदमूल तथा फल था। फिर आगे देखते हैं। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना पसंद किया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। मानव शिकार की खोज में लगातार क्या घूमता रहता था, मतलब घुमक्कड़ी जैसे जीवन था, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं दूसरी जगह। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी निवास नहीं था। तो पूछा जा सकता है किस काल में मानव का कोई अस्थायी निवास नहीं था? तो वो कौन सा काल था? पुरापाषाण काल। इसमें मुख्य विशेषता क्या है? आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। कि आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। इस काल में मानव ने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना आरंभ कर दिया। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में मानव ने चित्र बनाना भी सीख लिया। इस समय मानव ने पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी के औजार बनाना प्रारंभ किया। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, देखने में अच्छे नहीं थे, वो बेडोल थे, भौड़ी आकृति की थी, कोई अच्छी आकृति उनकी नहीं रहती थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या है? जिसे कहते हैं मीसोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। मध्यपाषाण काल में औजार क्या पुरापाषाण काल की तुलना में आकार में छोटे थे, मतलब जो उस समय जो बड़े थे वो इस काल में आके थोड़ा क्या हो गए, छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ा। मध्यपाषाण काल में मानव भोजन संग्राहक बन गया। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो मानव है वो भोजन संग्राहक कब बना? मध्यपाषाण काल में। कि भोजन को क्या किया, इकट्ठा कर लेता था कि कल खाएंगे, परसों खाएंगे, उसका उपभोग करेंगे। इस काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कौन सा था? कुत्ता था। और किस काल में बना? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को क्या क्या बनाया? पालतू पशु बनाया। और भोजन संग्राहक कब बना मानव? तो किस काल में? मध्यपाषाण काल में। आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस समय मानव भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ी विशेषता कि खेती करना मानव कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। खाद्य संग्राहक कब बना? मध्यपाषाण काल में। आग की खोज कब हो गई? तो वो किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। खेती के कारण नवपाषाण काल में मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक भी बन गया। जो भोजन इकट्ठा कर लेता था मानव मध्यपाषाण काल में, वो नवपाषाण काल में आके क्या कर रहा? भोजन का उत्पादन भी करने लगा। इस काल में पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल हो गए। मतलब पहले जो भौड़ी आकृति का था पुरापाषाण काल में, उससे थोड़ा विकसित हुए मध्यपाषाण काल में, और सबसे अच्छा विकास किसमें हुआ? नवपाषाण काल में। जो पत्थर के उपकरण थे वो अधिक उपयोगी और सुडौल हो गए। उपकरण घिसकर बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। तो पूछा जा सकता है हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया
किस समय के महत्वपूर्ण राजा थे? तो नवपाषाण काल के। आगे देखते हैं, नवपाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा, मतलब अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हो गई मानव की। धीरे धीरे बस्तियां, गांव बन गए। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। फिर हम आगे देखते हैं, इस समय मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग, मूंज की टोकरी, चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना आज सीखा। मूंज आप लोग जानते होंगे, गांव में है, जो भी गांव में रहता होगा या अपने दादी मम्मी से पूछेंगे मूंज क्या है तो वो बताएंगी। मूंज की टोकरी आज भी गांव में मिल जाती है। और चटाई जानते ही हैं, कताई करना और जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आज सीखा। किस काल में? नवपाषाण काल में। इस समय शवों को दफनाने के ढंग में मानव के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। मानव शवों को, शव माने क्या? जो लोग मर गए, मृत्यु हो गए, व्यक्तियों को दफनाते समय खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, पत्थर आदि रखते थे। इन लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा, इसलिए उनके साथ जब दफनाया जाता था तो खाने पीने की चीज़ें, बर्तन है, हथियार है, रख दिए जाते थे कि लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद भी क्या किया, वो इसका उपभोग करेंगे। फिर अगला है धातु काल, मेटालिक एज। इसमें क्या होता है? नवपाषाण युग का अंत होते होते, जब नवपाषाण काल खत्म होते होते लास्ट में पत्थरों के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातु में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि धातु सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तो कौन सी धातु थी? तांबा। जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ताम्र माने तांबा और पाषाण माने पत्थर, तो तांबा और पत्थर का युग। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर क्या बनाया? कांसा धातु। एक धातु कौन सी थी? कांसा। कांसा किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और जस्ता को बनाना सीख लिया था। तो ये विज्ञान की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि कांसा जो धातु है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। फिर आगे नदी घाटी की सभ्यता, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सबका विकास किसके किनारे हुआ? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। क्या हुआ? जो नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता, क्योंकि खेती जब करोगे पानी की आवश्यकता होगी। पानी कहाँ मिलेगा? नदी से मिलेगा। और नदी के किनारे जब खेत रहेंगे तो सिंचाई करना क्या होगा? आसान होगा। जिससे क्या हुआ? अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का क्या हो गया? विकास हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यताओं के लिए साधारणतः सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नामों का प्रयोग किया जाता है। जो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका कालखंड क्या है? 2500 BC से 1520 BC। यहाँ एक चीज़ 40 ये गलत। तो हम देखते हैं 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज
कजाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी, इसमें मास्ट लिखा है, ये मांटगोमरी नामक जिले में रावी नदी के तट पर हुआ। पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ, तो कौन सी नदी है, रावी नदी। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्यों हड़प्पा संस्कृति नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही स्थल की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य, कोई पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक स्थल सिंध के लरकाना, सिंध एक प्रांत, लरकाना नामक जिले जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के अवशेष सिंधु नदी घाटी में प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, योजना के अनुसार बसा था। मोहनजोदड़ो में एक पक्का स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मेरठ जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर पुरा स्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर का पुरा स्थल कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे कहाँ है, मेरठ में। हड़प्पा कालीन मिट्टी के क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। इस सभ्यता के ज़्यादातर अवशेष पाकिस्तान में हैं। भारत में इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल कौन कौन सा, रोपड़, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। भवन निर्माण सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें, आयताकार बहुमंजिला घर, छोटे बड़े घर, दीवारें पक्की ईंटों की बनी। पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम थे। सिंधु घाटी के शहरों की सड़कें बिल्कुल सीधी, पूरा शहर व्यवस्थित, सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ, हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। जैसे आजकल होता है घर की नाली, एक बड़ा गांव में क्या हुआ, एक बड़ी सी नाली बनी है, वो किसी नदी, तालाब या झील से जुड़ी हुई है और घरों से जो भी पानी निकलता है वो उसमें मुख्य नाली में गिरता है और नाली का पानी नदी या जो भी स्थान है वहाँ चला जाता है। उसी तरीके से उस समय, प्राचीन समय में क्या हुआ था, सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ और हर घर की नाली बड़े नालों में मिल जाती थी। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था हड़प्पा वासियों ने ही की। रहन सहन, लाइफ स्टाइल कैसी थी, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, चावल था, गेहूँ और जौ था। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ का क्या था, चावल, गेहूँ और जौ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांत प्रिय थे, क्योंकि युद्ध उस समय होता नहीं था, क्योंकि यहाँ से लड़ाइयों के अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को है। यह कि कपास पैदा करने का श्रेय किस घाटी सभ्यता को दिया जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। सूती कपड़े का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देवी देवताओं मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता देवी देवता मूर्ति पूजा का
आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों से होता है। हड़प्पा सभ्यता के धर्मों की मुख्य विशेषताएं थी मातृ शक्ति की उपासना। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? मातृ शक्ति की उपासना, वृक्ष पूजा, पशुपति शिव की पूजा और पशु पूजा। इसको भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा के धर्म की मुख्य विशेषताएं थी क्या? मातृ शक्ति की उपासना, वृक्ष पूजा, पशुपति और शिव की पूजा एवं पशु पूजा। फिर आगे हम देखते हैं व्यापार। सिंधु घाटी के लोग वस्तुओं को खरीदने के लिए वस्तु विनिमय द्वारा, वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना और देना। जैसे हम आपको कोई वस्तु दे दें जिसकी आपको आवश्यकता है और आप हमें एक कोई ऐसी वस्तु दें जो हमारी आवश्यकता है, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के व्यापारी तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। वह सिंधु घाटी के शहरों के बीच में होता था। सिंधु घाटी के नगरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की और कुछ बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। सिंधु घाटी का स्थल लोथल बंदरगाह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल बंदरगाह था, तो वह कौन सा है? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लिखावट स्क्रिप्ट क्या थी? हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। अभी आपको शुरू में ही बताया गया कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा कालखंड जिसमें लिखित सामग्रियां तो मिली हैं लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। उसमें कौन सी सभ्यता शामिल है? आपकी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन उस समय की लिपि कैसे लिखी जाती थी? इधर से इधर। मतलब इधर दायां है और इधर क्या है? बायां है। तो मतलब इधर से इधर लिखते थे। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। कैसे सभ्यता नष्ट हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कारण बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों के आक्रमण हो सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जाती है कि कोई निश्चित नहीं बता पाया है कि कैसे नष्ट हुए, लेकिन ये अनुमान लगाया था बाढ़ आया होगा या भूकंप या महामारी, आक्रमण या आग या फिर आर्यों का आक्रमण हो सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं हम अगला। मेसोपोटामिया सभ्यता ये 5000 BC से 2000 BC के बीच है। यह सभ्यता यूफ्रेटस या टाइग्रिस इसमें लिखा है, टिग्रिस भी है, नदी के बीच विकसित हुई। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सारी लगभग कहाँ हैं? नदियों के किनारे ही विकसित हुई। इस सभ्यता के प्रमुख देवता जिगुरात और लिपि चित्रात्मक लिपि थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। देवता कौन थे? जिगुरात। पूछा जाता है जिगुरात देवता किस सभ्यता के थे? तो मेसोपोटामिया। आगे देखते हैं मिस्र सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता क्या है? 5000 BC से 2000 BC। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहते हैं? तो कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। मिस्रवासियों शवों को पिरामिड के अंदर शरीर पर रासायनिक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले या मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के मृत शरीर को ममी कहा जाता था। मतलब जो शरीर मानव मर जाता था, व्यक्ति मर जाता था, तो उसके शव जो मृत शरीर है उसको पिरामिड के अंदर शरीर पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था
और उसे पतले व मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के मृत शरीर को क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। उसके बाद क्रीट सभ्यता 3000 BC से 1500 BC, इसे मिनोआई सभ्यता भी कहते हैं। मिनोआई सभ्यता यूनान के दक्षिण में यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे क्रीट के द्वीप पर विकसित हुई थी। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को द्वीप सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो कौन सी सभ्यता है? क्रीट सभ्यता। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। मतलब यहाँ की जो चित्रकारी थी वो बहुत ही सुंदर थी और बर्तनों पर जब चित्रकारी कर दी जाती थी उसकी मांग बहुत दूर दूर अनेक देशों में होती रहती थी। अगला क्या है? चीन सभ्यता। चीन सभ्यता में हम देखते हैं यह सभ्यता ह्वांगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, के किनारे विकसित हुई। सिल्क के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीन देश में ही शुरू हुआ। सिल्क के कपड़े सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? चीन में। बांस पर लिखना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? चीन देश में। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आया है कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो वो चीन में। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, कल हम पढ़ेंगे वैदिक काल। लेकिन इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास लिंक भेज दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।